हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने बेसिकली बात की थी न्यूक्लियाई की, ठीक है। और न्यूक्लियाई में भी हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे वहाँ पर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई और एएमयू को पढ़ा था हमने। इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें थी जस्ट लाइक आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉन्स, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और जो हमारा न्यूक्लियाई होता है उसका जो कंपोजिशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, राइट। अब ये हमारा सेकेंड लेक्चर है न्यूक्लियाई का। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट की, और आगे का जो फिजन और फ्यूजन रिएक्शन है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी को। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर चलेगा सिलेबस, ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी में जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले आपको मास डिफेक्ट समझना है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको समझा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मास एनर्जी इक्विवेलेंस को हम समझ लेते हैं, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी आपको समझ आएगी। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, देन बाइंडिंग एनर्जी पर मूव करेंगे। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। E इज इक्वल्स टू mc², मीन्स हाउ मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, व्हाट इज द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास इनटू एनर्जी दैट वी यूज, लाइक E इज इक्वल्स टू mc²। एंड इस फॉर्मूले से हम ये पता लगा सकते हैं कि इन अ पर्टिकुलर मास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है, ये जो रिलेशन है E इज इक्वल्स टू mc², इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब फॉर अ पर्टिकुलर मास कितनी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी उसके, राइट, या फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी कितना मास इक्विवेलेंट होगा, ये हमें यहाँ पर समझना है। यहाँ पर E हमारी क्या है, एनर्जी है, और M क्या है हमारा, ये है मास, राइट। अब यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि मैंने आपको बताया था जो न्यूक्लियाई होता है उसका कंपोजिशन क्या है, उसका कंपोजिशन है, चलो बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। तो न्यूक्लियाई का कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं, इट मीन्स भाई मान लो ये हमारा न्यूक्लियाई है, बहुत छोटा सा साइज है, डेंसिटी मैंने बताई थी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। तो जब इस न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, तो इस न्यूक्लियाई के पास जो प्रोटॉन्स हैं ये बाउंडेड कैसे हैं, क्योंकि इनमें तो पॉजिटिव चार्ज है सभी में, और इतने छोटे से स्पेस में ये सारे प्रोटॉन्स हमारे कैसे बाउंड हैं, क्या रीजन है इनके बाउंड होने का, न्यूक्लियाई हमारा इतना स्टेबल क्यों है, इतना स्टेबल रखने के लिए हमें किस तरह से इसकी स्टेबिलिटी आती है, कहाँ से स्टेबिलिटी आती है, उसको समझना है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम न्यूक्लियाई को बाइंड रखना चाह रहे हैं, मीन्स स्टेबल रखना चाह रहे हैं, उसका मतलब कि न्यूक्लियाई के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बाइंड रखना है, और उनको बाइंड रखने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये जो एनर्जी है ना, इसी एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली दैट एनर्जी, द एनर्जी which binds the nucleon, which binds the nucleon. That energy is known as binding energy. Clear? तो जो एनर्जी हमारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करती है, इस एनर्जी को ही बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब ये पता कैसे चलेगा कि कितनी बाइंडिंग एनर्जी है किसी भी न्यूक्लियस के पास, किसी भी न्यूक्लियाई को बाइंड करने के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने मास डिफेक्ट पढ़ाया था। मास डिफेक्ट हमारा क्या था, मास डिफेक्ट में मैंने बोला था कि भाई जो हमारे पास न्यूक्लियाई होता है, उस न्यूक्लियाई के पास दो चीज़ें हैं,
ठीक है भाई, न्यूक्लियाई का अपना एक्चुअल मास हो गया जिसको हमने mn बोला था, mn बोला था न्यूक्लियाई का एक्चुअल मास। और क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स में हमारा जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने देखा था कि भाई मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट बेसिकली हमारा इन दोनों मासेस का डिफरेंस होता है। कौन कौन से मासेस का? कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब हमने कैलकुलेट किया और जब फिर एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियाई कैलकुलेट किया गया तो क्या देखा गया कि दोनों में डिफरेंस है। मतलब अगर मैंने कहा कि ये हमारा एक न्यूक्लियाई है X जिसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर है Z और ये मास नंबर है A, ठीक है, तो यहाँ पर ये Z और A जो है हमारा, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया mZ इंटू MP प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया A माइनस Z इंटू Mn, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियॉन्स का मास, ये पूरा हो गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये हमारा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है और ये Mn जो है हमारा Mn, ये मास ऑफ न्यूक्लियाई है। तो जब हम ये देखते हैं कि भाई मास डिफेक्ट डेल्टा M, तो जब हमने इन दोनों को मेजर किया मतलब टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाला, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई कैलकुलेट किया, तो हमने देखा कि दोनों में डिफरेंस है। ये जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ये ज़्यादा होता है न्यूक्लियाई के मास से। इट मीन्स अगर ये ज़्यादा है देन व्हाट इज द रीजन वेयर दैट मास हैज़ गॉन, why this mass is not like both the masses are not equal, what is the reason for that? So it is very clear that when nuclei is formed, it means because of the formation, because of the to basically to bound the nucleons, कुछ मास जो होता है वो कहाँ चला जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो एक्चुअल मास है हमारा न्यूक्लियाई का वो उसके न्यूक्लियॉन्स के मास के इक्वल नहीं होता है, रदर देन उससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो मास डिफेक्ट क्या हो गया, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई, ये है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मास डिफेक्ट, ये हो गया हमारा मास डिफेक्ट। क्लियर है, ये मास डिफेक्ट हो गया। अब ये मास डिफेक्ट जो मतलब इतना डिफरेंस रहता है, इतना मास हमारा चला जाता है किसमें, एनर्जी में, तो यही तो बाइंडिंग एनर्जी, यहीं से तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट बना है। मतलब न्यूक्लियाई को बाइंड रखने के लिए क्या हो रहा है, हमारा कुछ मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, राइट। तो अब एनर्जी निकालना बड़ा आसान हो गया, बाइंडिंग एनर्जी निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे निकलेगी बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब तो मास डिफेक्ट हमने निकाल लिया। अब बाइंडिंग एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी हो जाएगी, इसको EB से रिप्रेजेंट करते हैं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमने पढ़ लिया, तो मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई C², ठीक है। तो मास डिफेक्ट हमने क्या निकाला, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z होगा न्यूट्रॉन नंबर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया ये। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, इसमें से हम माइनस करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियाई और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे C² से। E इज इक्वल्स टू MC², MC²। तो ये हमारी आ गई बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, राइट। इससे हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। अच्छा, इसमें ये तो हमारा यहाँ पर जो मासेस होंगे सारे, चाहे MP हो चाहे MN हो या फिर मास ऑफ न्यूक्लियस हो, ये सारे के सारे मासेस हमारे किलोग्राम में होने चाहिए, ये मैंडेटरी है क्योंकि ऐसा ही यूनिट है, ठीक है। C यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है जो कि आप जानते हो 3 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकेंड होती है, राइट। अब अगर मान लो, क्योंकि केजी में तो मास गिवन नहीं होता, एटम न्यूक्लियाई का मास बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, इट मीन्स वो एएमयू में गिवन होता है। तो जब वो एएमयू में गिवन होगा तो मोस्ट ऑफ जो हमारे आंसर्स आएंगे बाइंडिंग एनर्जी के वो थोड़े से डिफरेंट आएंगे। तो एएमयू में अगर मास गिवन है तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यही फॉर्मूला लगेगा, मास डिफेक्ट इनटू 931.5। लेकिन यहाँ पर कंडीशन, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद 931.5 आया है, ये हमारा MeV के इक्वल आएगा। एनर्जी का जो यूनिट आएगा वो MeV आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि जो 931.5 यहाँ पर ये मास हमारा किस में होगा, AMU में होगा, ठीक है। AMU में मास होगा और 1 AMU कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है वो ये है। मीन्स अगर आपसे कोई ये पूछे 1 AMU इज इक्वल्स टू हाउ मच एनर्जी, 931.5 MeV। ये कैलकुलेशन के बाद आया, आप मास एनर्जी इक्विवेलेंस से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1 AMU इज इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे और बाइंडिंग एनर्जी हमारी मिल जाएगी, राइट। अब ये डेल्टा M यहाँ से निकल जाएगा, राइट। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये बाइंडिंग एनर्जी होगी। इसके बाद पूछा जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की जब बात होती है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे निकलेगा हमारा, Be पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल्स टू जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमारी आई है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो हमने अभी निकाली है इस फॉर्मूले से, यहाँ पर हमने टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली EB। इस टोटल बाइंडिंग एनर्जी को आप डिवाइड कर दो मास नंबर से, A से, जिसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। अगर आप इस बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दोगे न्यूक्लियॉन नंबर से तो आपको क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी पर न्यूक्लियॉन, राइट। तो ये हमारा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, इसके बाद हमारा जो अगला, ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए मास एनर्जी इक्विवेलेंस निकालते हैं, उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, मास डिफेक्ट पता चल जाए हमें, और जैसे ही मास डिफेक्ट पता चलेगा उसमें हम सीधे सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर जो आएगा वो MeV में आएगा। और अगर आपको 1 MeV जूल में कन्वर्ट करने के लिए बोल दे तो ध्यान रखना 1.6 × 10⁻13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 MeV इज इक्वल्स टू दिस मच ऑफ जूल। कन्वर्जन अगर आ जाए तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब न्यूक्लियर फोर्सेस की, न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। 4 तरह के होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो ये लास्ट वाले दोनों हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर, ये दोनों ही हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। यहाँ पर हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की बात नहीं करेंगे, हालांकि वो जब डिके रिएक्शंस चलती हैं तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट हमारा जो पर्पज है यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को डिस्कस करना है और सिंपली न्यूक्लियर फोर्स की बात करनी है। तो न्यूक्लियर फोर्स की कहानी क्या है, न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली एक ऐसा फोर्स है, मैंने अभी बताया बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब एनर्जी से क्या होगा, एनर्जी से फोर्स लगेगा, राइट। भाई एनर्जी से ही बाइंड नहीं होगा, फोर्स अल्टीमेटली तो फोर्स चाहिए ना। तो फोर्स
जो रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियॉन्स को बाइंड रखने के लिए, मीन्स इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड और force which binds the nucleons to binds the nucleons। अब यहां सिर्फ प्रोटॉन की बात नहीं हो रही, सिर्फ न्यूट्रॉन्स की बात नहीं हो रही। प्रोटॉन प्रोटॉन को बाइंड रखेगा, ये फोर्स हमारा प्रोटॉन प्रोटॉन को भी बाइंड रखेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी बाइंड रखेगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी बाइंड रखेगा। ठीक है, तीनों ही अरेंजमेंट्स में ये अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन को बाइंड रखने के लिए ये फोर्स लगता है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाइंड रखने के लिए। बिटवीन ऑल दीज पॉसिबिलिटीज, ऑल पार्टिकल्स जो हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, तो वो आपस में भी बाइंड होंगे और वो जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ भी बाइंड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज व्हाट? इट इज दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड to bind the nucleons। क्लियर? अब यहां पर कुछ इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी समझना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बेसिकली वो हमारा चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं होता है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब चार्ज पर डिपेंडेंसी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, इसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। अगर ये चार्ज पर डिपेंडेंट होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स उसमें जो है क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ अप्लाई होता, क्योंकि चार्जेस का कॉम्बिनेशन बदल जाता। राइट, इट मीन्स अगर ये चार्ज इंडिपेंडेंट है तो दूसरी प्रॉपर्टी यहां से बड़ी क्लियरली सामने आ रही है कि अगर ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो प्रोटॉन प्रोटॉन की बात हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात हो, राइट, इक्वल स्ट्रेंथ के साथ अप्लाई होता है। स्ट्रेंथ जो रहेगी, स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज सेम, इज इक्वल। राइट, ये होगी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स हमारी ये है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ फर्मी ऑर्डर तक ही एक्ट करता है। इसका सिर्फ और सिर्फ फर्मी मीटर जो हमारी डिस्टेंस है, इसकी जो रेंज है अगर मैं बोलूं तो द रेंज ऑफ दिस फोर्स is up to 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसी में वैलिड है, उसके बाहर इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल हो जाता, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है इसकी स्ट्रेंथ। तो ये इसकी स्ट्रेंथ जो है केवल और केवल 10⁻⁻15 मीटर तक ही काम करती है, उसके बाद ये जीरो हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी है इट इज स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट, अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। जो हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनके पास स्पिन क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो वो ये भी डिपेंड करेगा कि किस स्पिन में है हमारा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अप स्पिन डाउन स्पिन दोनों में अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ अप्लाई होता है, सो वी कैन से इट इज स्पिन डिपेंडेंट। राइट, इट इज स्पिन डिपेंडेंट। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को समझा गया जब हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स को प्लॉट किया।
तो कुछ ऐसा ग्राफ आया, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स को जब प्लॉट किया गया, तो एक्चुअल में तो अभी तक इसका एग्जैक्ट ग्राफ पता नहीं है, बट जो हमारा नेचर था वो कुछ ऐसा आ रहा था, लाइक दिस। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है इधर, राइट। ये हमारा सेपरेशन है जिसको हम D मान सकते हैं। सेपरेशन किसके किसके बीच का सेपरेशन? बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, राइट। तो यहां पर क्या देखा गया कि इसकी वैल्यू जो है, अब देखो यहां पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट नेगेटिव है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है? मोस्ट नेगेटिव है। तो यहां जो डिस्टेंस होगी इट इज समवेयर अराउंड 0.8 फर्मी। तो 0.8 फर्मी के आसपास सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बाउंड होते हैं हमारे न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पर हमारी एनर्जी नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस सेपरेशन बढ़ेगा एनर्जी हमारी जीरो की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। जीरो एनर्जी मीन्स फोर्स भी वहाँ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और समझनी है, जब ये एनर्जी नेगेटिव है तो फोर्स है अट्रैक्टिव। कहां पर? इस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में। इस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन में फोर्स हमारा कैसा है? अट्रैक्टिव है। मतलब इस सेपरेशन से ये सेपरेशन ये 0.8 नहीं है, ये हमारा लगभग 1.2 के आसपास होता है यहाँ पर ये, और 0.8 होता है ये 1.2 फर्मी के आसपास है, ये होता है 0.8 फर्मी के आसपास। तो जब हम इससे भी कम कर देते हैं सेपरेशन, 0.8 फर्मी से कम हो जाता है सेपरेशन हमारा पार्टिकल्स के बीच में, जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में, तो फिर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। और जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव हो जाती है तो हमारा फोर्स का नेचर बदल जाता है, और ये कैसा हो जाता है? रिपल्सिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव होगी तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इट मींस अब यहाँ पर भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लग ही रहा ऑलरेडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा नहीं है कि वहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, बट क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपैरिजन में न्यूक्लियर फोर्स हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, राइट। तो जब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स से लगभग 1100 टाइम्स ज़्यादा होता है इसकी स्ट्रेंथ। बट जब हम धीरे धीरे डिस्टेंस कम करते हैं, सेपरेशन कम करते हैं न्यूक्लियॉन्स के बीच का, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है कम होती, मीन्स जो ज़्यादा होती चली जा रही, मीन्स नेगेटिव से जीरो और पॉजिटिव की तरफ होती चली जा रही है। और ज़्यादा कर रहे हैं सेपरेशन, जब सेपरेशन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? जीरो होती चली जा रही है। इट मीन्स जब ये नेगेटिव थी पोटेंशियल एनर्जी तो मोस्ट बाउंड है हमारा जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब कि फोर्स का कहीं ना कहीं नेचर चेंज हो रहा है। फोर्स हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जो पोटेंशियल एनर्जी, इससे जब पॉजिटिव जा रहा है तो फोर्स हमारा अट्रैक्टिव से नेगेटिव होता चला जा रहा है, रिपल्सिव होता चला जा रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स धीरे धीरे ओवरकम कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रोल ज़्यादा हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फोर्स बढ़ती जा रही है, और एक टाइम के बाद रिपल्सिव हो जाता है। 0.8 फर्मी के बाद रिपल्सिव हो जाएगा उसका नेचर। इट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर दिया होगा, ठीक है। तो ये हमारी कहानी है न्यूक्लियर फोर्स की। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से आ रहा है, क्या रीज़न है न्यूक्लियर फोर्स का, कौन न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन से वो मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से फोर्स लग रहा है।
कोई ना कोई तो एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए फोर्स अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर मीडिएटर पार्टिकल्स हमारे ग्रेविटॉन्स होते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स को हेल्प करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जिनकी वजह से लगता है दूसरे पार्टिकल पर। सिमिलरली यहाँ हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता है इसी तरह से। तो क्या न्यूक्लियर फोर्स में भी कोई मीडिएटर है, या फिर कैसे ये फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, कैसे ये फोर्स हमारा रोल प्ले कर रहा है, उसको हमें यहाँ पर समझना है। इसका नेचर क्या है फोर्स का, वो हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो आइए नेचर समझते हैं। सो नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसको हमें समझना है। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस को हम यहाँ पर समझेंगे। तो नेचर मीन्स बेसिकली क्या है कि वही फोर्स हमारा एक्ट कैसे कर रहा है, क्या वजह है फोर्स के लगने की। तो एक साइंटिस्ट थे युकावा, इन्होंने काफ़ी वर्क करने के बाद अल्टीमेटली इस न्यूक्लियर फोर्स के नेचर को एक्सप्लेन किया था, कैसे न्यूक्लियर फोर्स हमारा काम कर रहा है उसको समझाया था इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियाई है इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के अराउंड, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के अराउंड कुछ अनदर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ अनदर पार्टिकल्स का क्लाउड प्रेजेंट होता है इसके सराउंडिंग में, जो हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इनके सराउंडिंग में। और ये जो पार्टिकल्स हैं, यही पार्टिकल्स हमारे न्यूक्लियर फोर्स को लेकर आते हैं। मतलब न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो मीडिएटर पार्टिकल्स हैं वो हमारे यही पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अराउंड एक क्लाउड फॉर्म करते हुए रहते हैं। तो इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया मेसॉन पार्टिकल्स। तो ये जो मेसॉन्स होते हैं हमारे, ये जो पार्टिकल्स हैं ये मीडिएटर पार्टिकल्स हैं हमारे किसमें, न्यूक्लियर फोर्स के अंदर, ठीक है। अब ये मेसॉन्स बेसिकली क्या हैं, कैसे ये न्यूक्लियर फोर्स को जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें हमें यहां पर समझनी है, ठीक है। तो कैसे ये न्यूक्लियर फोर्स को बना रहे हैं, तो मेसॉन्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मेसॉन्स की अगर हम बात करें तो मेसॉन पार्टिकल्स जो है इनका, ये भी हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। पॉजिटिव, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनको पाई मेसॉन भी बोला जाता है, मेसॉन या फिर पाई मेसॉन, ठीक है। अब इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। तो पाई पॉजिटिव मीन्स हमारे वो मेसॉन्स हैं जो कि बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज इनके ऊपर भी होता है, ठीक है, बट नेचर पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पाई मेसॉन्स हमारे कौन से होते हैं, वो मेसॉन्स होते हैं जिनका चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होता है और नेचर भी मतलब नेगेटिव ही होता है, वो चार्ज का नेचर भी नेगेटिव है। और न्यूट्रल पाई मेसॉन जिनको पाई जीरो कहते हैं, ये न्यूट्रल पाई मेसॉन है। ये मेसॉन्स हमारे कौन से होते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझनी है, जो मास होता है हमारा इन मेसॉन्स का, ये लगभग अगर हम बात करें तो 278 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास का, लगभग ऑन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, नेचर डिफरेंट है, एक
पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पाई मेसॉन पर नेगेटिव है और न्यूट्रल पर जीरो है। बट अगर मास की बात करें तो लगभग सबका सेम है मास, और वो भी आपका समवेयर अराउंड 278 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो जब ये इतना मास होता है यहाँ पर, तो अब होता क्या है, ये नेचर किस तरह से बेसिकली हमारा बन रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, वो चीज़ हमें समझनी है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो किस तरह से ये मेसॉन पार्टिकल्स रोल प्ले करते हैं न्यूक्लियर फोर्स में, वो हमें यहाँ पर समझना है। तो ये तो समझ आ गया कि भाई इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ क्या होगा, एक क्लाउड होगा। किसका क्लाउड होगा, ये पार्टिकल्स होंगे जो हमारे न्यूट्रॉन्स, जो हमारे मेसॉन पार्टिकल बोले जाते हैं। और ये मेसॉन पार्टिकल्स ही हमारा जो मेन मीडिएटर पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं इनको। ठीक है, अब ये कैसे जनरेट करते हैं न्यूक्लियर फोर्स को, वो समझना जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पर अब मान लो हमारे पास पाई पॉजिटिव भी है, पाई नेगेटिव भी है और पाई न्यूट्रल भी है, मेसॉन न्यूट्रल भी है। तो जो न्यूट्रॉन है या फिर जो प्रोटॉन है बेसिकली, तो जैसे ये प्रोटॉन है, तो होता क्या है कि ये जो मेसॉन पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पाई मेसॉन्स होते हैं, ये हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं और एक्सचेंज होने की वजह से फोर्स डेवलप होता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, एक्टिवेट होता है वहाँ पर। कैसे होता है उसको समझते हैं। तो भाई जैसे मान लो हमारे पास ये प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन के साथ अगर पाई नेगेटिव एक्सचेंज हो गया तो क्या होगा, अगर इस प्रोटॉन के साथ पाई नेगेटिव एक्सचेंज हो गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा ये न्यूट्रल पार्टिकल बनेगा, हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, इक्वल है उसकी, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका नेचर ये क्या हो गया, ये न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर न्यूट्रॉन के साथ पाई पॉजिटिव एक्सचेंज हो गया, न्यूट्रॉन के साथ पाई पॉजिटिव एक्सचेंज हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा, क्योंकि इस न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज है। ठीक है, ये प्रोटॉन बन गया। राइट, तो प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ न्यूट्रॉन में। कैसे, प्रोटॉन के साथ जब पाई नेगेटिव एक्सचेंज हुआ तो वो न्यूट्रॉन बन गया, न्यूट्रॉन के साथ जब पाई पॉजिटिव एक्सचेंज हुआ तो वो प्रोटॉन बन गया। कन्वर्जन हो रहा है इनका, कंटिन्यूसली कन्वर्जन हो रहा है। और अगर प्रोटॉन के साथ पाई जीरो एक्सचेंज हो गया, पाई जीरो भी तो पॉसिबिलिटी है ना, तो अगर पाई जीरो एक्सचेंज हो गया तो क्या बनेगा, एक नया प्रोटॉन बनेगा। चार्ज तो उतना ही रहेगा लेकिन मास चेंज हो जाएगा। राइट, और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के साथ पाई जीरो एक्सचेंज हो गया अगर, तो ये क्या बन जाएगा, एक नया न्यूट्रॉन बन जाएगा। न्यूट्रॉन प्राइम या प्रोटॉन प्राइम नाम दे दिया मैंने इसको। तो ये रिएक्शंस हमारी हैं जिनके थ्रू हम इस न्यूक्लियर फोर्स की कहानी को समझेंगे। तो इतना समझ आ गया कि न्यूक्लियर फोर्सेस किस वजह से आ रहे हैं। हमें युकावा जी ने बताया कि न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के अलावा कुछ अदर पार्टिकल्स का क्लाउड होता है और ये पार्टिकल्स एक मीडिएटर की तरह वर्क करते हैं न्यूक्लियर फोर्स में। ठीक है, कैसे वर्क करते हैं ये पार्टिकल्स, जो हमारे पाई मेसॉन, पॉजिटिव पाई मेसॉन, नेगेटिव पाई मेसॉन और न्यूट्रल पाई मेसॉन, ये लगातार कंटिन्यूसली एक्सचेंज होते रहते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ। और जब ये एक्सचेंज होते रहते हैं तो नए नए पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। मींस प्रोटॉन हमारा न्यूट्रॉन में एक्सचेंज होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में एक्सचेंज हो जाता है, या प्रोटॉन ही अपने नए एक न्यू प्रोटॉन में फॉर्म हो जाता है, मींस उसका मास वेरी कर जाता है, एंड सिमिलरली न्यूट्रॉन। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। भाई जब पाई नेगेटिव इसके साथ एक्सचेंज हुआ तो ये न्यूट्रॉन बनाया। मैंने बोला कि हर एक मेसॉन के पास कुछ अपना मास है। राइट, हर एक मेसॉन के पास कुछ अपना
मास है। तो जब ये मास है इनके पास, सबके पास, इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में, इस एक्सचेंज में कुछ ना कुछ तो मास चेंज हो रहा है, ठीक है। मास में वेरिएशन आ रहा है पार्टिकल्स में लगातार एक्सचेंज होने की वजह से। सिमिलरली आप देखो इस रिएक्शन में भी मास में वेरिएशन आया, यहां भी मास में वेरिएशन आया और यहां भी मास में वेरिएशन आया। तो जब ये मास में वेरिएशन आएगा और एक्सचेंज हो रहे हैं, इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि ये पार्टिकल सारे के सारे हमारे रेस्ट में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं, सब मोशन में है, राइट। इट मीन्स यहां से कुछ मास में वेरिएशन आया, लगातार ये पार्टिकल्स हमारे मोशन में है। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग ईच एंड एवरी एक्सचेंज देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। कंटिन्यूसली हमारे मोमेंटम में चेंज आ रहा है, मतलब हर एक एक्सचेंज में मोमेंटम चेंज हो रहा है। और अगर हमारा टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा होता है तो न्यूटन ने क्या बोला था कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट फोर्स, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये फोर्स डेवलप करा देते हैं, कहाँ से, इस एक्सचेंज होने की वजह से। क्योंकि जब पार्टिकल्स, जब मेसॉन पार्टिकल्स, पाई मेसॉन पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं किसके साथ, मेसॉन्स के, इन हमारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के साथ, तो नए पार्टिकल्स बनते हैं। नए जो हमारे पार्टिकल्स बनते हैं तो उनमें मास का चेंज होता है। अब क्योंकि ये एक्सचेंज कंटिन्यूसली मोशन में है, सारे पार्टिकल्स मोशन में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मास में वेरिएशन आया तो मोमेंटम में भी वेरिएशन आया होगा। और ड्यूरिंग ईच एंड एवरी एक्सचेंज देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, और इफ देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम विद टाइम इट मीन्स there must be some force which will be acting in these particles, between these particles. Clear? तो ये हमारा बेसिक आइडिया था किसका, न्यूक्लियर फोर्सेस के नेचर का, और न्यूक्लियर फोर्स हमारे कैसे डेवलप होते हैं उनकी कहानी को हमने यहाँ पर समझा, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फिजन और फ्यूजन की कहानी होगी, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा वो, तो उसमें हम बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में ही आइडिया लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस।